हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे टॉप एमसीक्यू दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। और इसमें मैंने जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो ऐड ऑन किए ही हैं, साथ के साथ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत को जड़ से ख़त्म करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें और एडिशनल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गुलाम वंश कब से कब तक चला। तो यहाँ पे आंसर है बी, 1206 से 1290 तक जो गुलाम वंश है वो चला था। एक्सप्लेनेशन देखो, बी आंसर है गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था। संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका संस्थापक है। खिलजी वंश उसके जस्ट बाद आया, 1290 से 1320 तक इसका शासनकाल था। संस्थापक था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी के बाद तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक। संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के बाद जो चौथा वंश था वो था सैयद वंश 1414 से 1451। संस्थापक था खिज्र खान। और उसके बाद लास्ट दिल्ली सल्तनत का अगर कोई वंश है वो है लोदी वंश 1451 से 1526, जिसका संस्थापक था बहलोल लोदी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से संस्थापक पूछ लिया जाता है। ये सीरीज़ भी पूछ ली जाती है कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था, खिलजी के बाद कौन सा आया था, सबसे लास्ट अगर दिल्ली सल्तनत का कोई वंश है तो कौन सा आया था। तो यहाँ से आप सभी चीज़ें याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये आंसर है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक 24 जून 1206 को हुआ था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुब मीनार की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके साथ आया था और किसका गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। फारसी में गुलामों को बंदगाह कहा जाता था। सैनिक सेवा के लिए मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था, जो कि बाद में ये दिल्ली सल्तनत पे अपने वंश की नींव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। तो यहाँ पे आंसर है नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन का आंसर है कि नींव किसने रखी है, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी है। अब देखो, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। जो पहली मंजिल है वो इसने बनवाई थी। इल्तुतमिश ने मीनार को बढ़ाकर 225 फीट ऊंची 4 मंजिल तक इसको बनवा दिया था। यानी कि पहली जो मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने बनाई थी। उसके बाद जो 3 और मंजिल है वो इल्तुतमिश ने बनाई थी। फिर देखो, फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिरने से जो चौथी मंजिल है वो गिर गई थी, जिसको मरम्मत करवा के एक और मंजिल बढ़ा दी गई, यानी कि 5 मंजिल तक इसको बना दिया गया। कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत की ताकत और स्थापत्य कला का एक प्रतीक है। ये आज भी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, देखते हैं। तो ये इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब ये क्या है देखो, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि ये अजमेर में है। तो ये चीज़ आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पे है। तो दिल्ली, आगरा, जयपुर ऐसे दे देगा, और ये अजमेर में है, ये याद रखना। मस्जिद का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार की जो नींव है ऐबक ने ही रखी थी। तो ये आप कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जितने भी जो इसने निर्माण कार्य करवाए हैं वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बख्श किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर है जो लाल बख्श है, इसका अगर हम इस क्वेश्चन का अगर हम लाल बख्श देखें कि ये जो वर्ड है इसका मतलब है लाखों में दान करने वाला। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक है वो लाखों में दान करता था, इसी के लिए इसको लाल बख्श कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था, क्यों? क्योंकि वो उदार था, लाखों का दान देता था लोगों को। ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत की नींव इसी ने ही रखी थी। तो इस सभी कामों के लिए इसको लाल बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया था। तो यहाँ पे आंसर है
बख्तियार खिलजी, यानी कि ए आंसर है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है उसको नष्ट करवा दिया था। अब देखो कब करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था। बख्तियार खिलजी एक तुर्क सेनापति था और दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से वो जुड़ा हुआ था। उसने 1193 से 1200 के आसपास बिहार और बंगाल में बहुत सारे आक्रमण किए। इस हमले से भारत का प्राचीन जो बौद्ध ज्ञान है, वो शिक्षा का जो केंद्र था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, कब इसको नष्ट करवा दिया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी। न जाने कितने बार ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में कि जो इसकी मृत्यु है कैसे हुई थी। तो यहाँ पे आंसर है बी, चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर गया था और उसके बाद इसकी मौत हो गई थी। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई थी। उससे लाहौर में दफनाया गया था क्योंकि वहीं पे इसकी राजधानी थी, वहीं पे इसको दफनाया गया था। आराम शाह इसका बेटा था, 8 महीने तक इसने शासनकाल किया। लेकिन आराम शाह को किसने मरवा दिया, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है, ये जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वैसे ही जो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यानी कि इसलिए इसको गुलाम वंश कहते हैं कि हर जो दूसरा शासक, जो नया शासक है, वो पहले शासक का गुलाम था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश जो है ये इसका दामाद भी था, इसका ये गुलाम भी था। तो इसने 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और उससे पहले इसने आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका बेटा, उसको मरवा के ये गद्दी पर बैठा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक था। यानी कि गुलाम वंश का जो सबसे लास्ट का शासक था वो कौन था। तो यहाँ पे आंसर है डी, क्यूमर्श जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। ये भी न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से क्यूमर्श होगा। अब देखो ये कौन था, कैकूबाद गयासुद्दीन बलबन का पोता था। वो दिल्ली की गद्दी पर 1287 से 1290 यानी कि 3 साल तक इसने शासन किया। 1290 में कैकूबाद की मृत्यु हो गई। उसका 3 साल का बेटा शमशुद्दीन क्यूमर्श उत्तराधिकारी बना। अब देखो क्यूमर्श की हत्या, जो 3 साल का उसका बेटा है उसकी हत्या किसने कर दी, तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। और जिससे मामूलक यानी कि जो गुलाम वंश है उसका अंत हो गया और जो खिलजी वंश है, गुलाम वंश के बाद जो नया वंश था उसका उदय हुआ। तो यहाँ पे आंसर होगा क्यूमर्श। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट इसका उत्तराधिकारी था वो कौन था, शमशुद्दीन क्यूमर्श गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर किस वर्ष बैठा। तो यहाँ पे आंसर है बी, 1211 में बैठा था। अब देखो इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर सन 1211 में बैठा था। ये एक इल्बारी तुर्क था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इल्तुतमिश कहाँ का था, तो ये इल्बारी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास यानी कि गुलाम था और दामाद भी था, ये दोनों ही था जैसे मैंने आपको बताया। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही इसकी मृत्यु हुई इल्तुतमिश ने ऐबक के बेटे को मरवा दिया था, उसकी हत्या कर दी थी और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था इल्तुतमिश। तो ये यहाँ पे आंसर होगा कि 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से किस स्थान पर स्थानांतरित किया। अब देखो लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी है वो थी, लेकिन इसने लाहौर से कहाँ इसने स्थानांतरित कर दिया, तो दिल्ली पे इसने स्थानांतरित कर दिया। देखो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के दे देता है कि कौन सा ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसको सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान थी। तो यहाँ पे आंसर होगा इल्तुतमिश को प्रदान थी। अब यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि देखो हमारी ये 3 ई बुक्स आती हैं। एक है रामबाण स्टैटिक जीके, एक है करंट अफेयर, एक है सामान्य ज्ञान। रामबाण स्टैटिक जीके में आपको इतने सारे जितने सब्जेक्ट हैं जीके जीएस के, वो सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 5100, इसके टीसीएस के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। करंट अफेयर ईयरली है, 5000 प्लस डिटेल में एमसीक्यू है। 60 से ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होंगे। इसके अलावा जो साइंस है उसका चैप्टर वाइज है, इसमें आपको 5000 प्लस टीसीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आप तीनों ही बुक ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो अपने लिए। लेकिन अगर आपको
तीनों ही ई बुक एक साथ कॉम्बो के रूप में चाहिए तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफर है, 150 आपको पे करना है। ये तीनों ही बुक आप ले ले जा सकते हो 150 में। जी हाँ, इसके लिए करना क्या है, ये जो यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, यहाँ पे आप 150 पे करके जो स्क्रीनशॉट है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो। विद इन 5 सेकेंड में आपको ये तीनों ही ई बुक मिल जाएगी। आप बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी जो तैयारी है उसको जारी रख सकते हो। 2025 का लेटेस्ट एडिशन है, बेस्ट कंटेंट है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको भी वर्थ इट लगेगा। तो ये तो हो गई हमारी अनाउंसमेंट जो कि इम्पॉर्टेंट थी आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू करने का जो श्रेय है किस सुल्तान को जाता है। तो यहाँ पे आंसर है सी, इल्तुतमिश को जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। देखो, इक्ता अरबी शब्द है जिसका अर्थ है हिस्सा या फिर भाग। दिल्ली सल्तनत में भूमि और राजस्व प्रबंधन की जो व्यवस्था को ही इक्ता प्रणाली कहते थे। इस व्यवस्था के तहत भूमि, जिसको इक्ता कहते थे, इक्तादारों को प्रशासन व सैन्य सेवाओं में बदले दिए जाते थे। यानी कि जो इक्ता है, इक्तादारों को जो प्रशासन और सेवाएं हैं उसके बदले में ये दिया जाता था, यानी कि भूमि दी जाती थी, ये हिस्सा या फिर भाग दिया जाता था। तो ये आप यहाँ से याद रखना कि इक्ता है उसकी मीनिंग क्या है और ये किसने लागू किया था, तो इल्तुतमिश ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्काने चहलगानी जिसको 40 सरदारों का समूह कहते हैं, किसने बनाया था। तो यहाँ पे आंसर होगा 40 सरदारों का जो समूह है इल्तुतमिश ने बनाया था। देखो, तुर्काने चहलगानी जिसको 40 सरदारों का समूह कहते हैं, गठन इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का अगर निर्माण कार्य पूरा करवाने का जो श्रेय है किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अरबी सिक्के चलाने का जो श्रेय है किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जो जीटल है वो इसने चलाया था। विद्रोही अमीरों का अगर दमन करने वाला पहला सुल्तान है तो ये ही है, इल्तुतमिश ही है। हौजे सुल्तानी जिसको बड़ा जलाशय कहते हैं उसका निर्माण किसने करवाया था, तो किला कूना के पास किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इतने सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं और आप एक बार देख लो पीपीटी में अच्छे से, ये पूरा पेज देख लो, आपको ये वीडियो में ही याद हो जाना चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो यहाँ पे आंसर है ए, रुकनुद्दीन फिरोज। जी हाँ, यहाँ पे रजिया नहीं होगी, रुकनुद्दीन फिरोज है, वो इल्तुतमिश का बेटा था, वो ही इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। अब इसके बारे में देखो, इल्तुतमिश की जो मृत्यु है 1236 में हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद सबसे पहले उसका जो पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो एक अयोग्य शासक था, इसके लिए इल्तुतमिश की जो बेटी रजिया है उसने दिल्ली की गद्दी को संभाली। यानी कि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो अयोग्य था, इसके कारण जो उसकी बेटी है इल्तुतमिश की, वो दिल्ली की गद्दी संभालती है, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो आप सभी को ये पता होगा, रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से 1240 यानी कि 4 साल का इसका कार्यकाल था शासन का। दिल्ली की सत्ता इसने संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। तो पर्दा प्रथा का त्याग किसने किया, तो रजिया सुल्तान ने किया। वो पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा यानी कि टोपी पहनकर दरबार में उपस्थित होती थी। तो आपको ना क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा दिल्ली का शासक था जो कि कुल्हा या फिर जो चोगा है वो पहनकर दिल्ली के दरबार में आता था। तो यहाँ पे आंसर होगा रजिया सुल्तान आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर पद पर किसकी नियुक्ति की थी। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, याकूत की नियुक्ति की थी अमीर आखुर के पद पर। अब ये अमीर आखुर है क्या वो देख लेते हैं। अब ये अमीर आखुर और याकूत कौन था वो देख लेते हैं। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत, ये इसका पूरा नाम था, को अमीर आखुर यानी कि घोड़े की रखवाली करने वाला जो अधिकारी है वो नियुक्त किया था। याकूत गैर तुर्क था, जिससे जो तुर्की अमीर वो रजिया से नाराज हो गए थे। तुर्क अमीरों ने रजिया को बंदी बना लिया, जिसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी पर किसको बिठाया गया, तो यहाँ पे आंसर होगा बहराम शाह को बिठाया गया था दिल्ली की गद्दी पर। किसके द्वारा, तो जो
तुर्की अमीर जो थे अधिकारी वहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे ये काम किया था, बहराम शाह को गद्दी संभालने के लिए दिया था। तो ये यहाँ से आप इम्पोर्टेंट याद कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो यहाँ पे आंसर है कैथल जो स्थान है वहाँ पे की गई थी। रजिया सुल्तान की शादी अल्तूनिया से की गई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। रजिया की 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास डकैती के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में इसकी हत्या कर दी गई थी और इसने अल्तूनिया से शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो टोपियां सीकर जीविका चलाता था? तो यहाँ पे आंसर है नासिरुद्दीन महमूद, जो कि टोपी सीकर अपनी जो जीविका है वो चलाता था। ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था। अब इसके बारे में देखो, बलबन ने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन महमूद से करवाई थी और बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद को, बहराम शाह को हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली की सत्ता पे बिठाने का काम किया था। और ये एक नाममात्र शासक था। इसकी आड़ में कौन काम करता था? सभी जो फैसले हैं वो बलबन ही लेता था। ये सिर्फ एक कठपुतली थी इसकी, बलबन की। तो ये आप यहाँ से याद रखना। बलबन दिल्ली की सत्ता पर कब बैठा? तो यहाँ पे आंसर है 1266 को दिल्ली की सत्ता पर बलबन बैठा था। बलबन 1266 में दिल्ली का जो सुल्तान है वो बना था। उसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमणों से सफलतापूर्वक बचाया था, क्योंकि ये हमेशा अपने जो सैनिक हैं उसको हमेशा प्रशिक्षित रखता था, हमेशा उनको ट्रेन रखता था, एक्टिव रखता था, और उसे पता था कि मंगोल है वो आक्रमण करना चाहते हैं। इसके लिए इसने बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई और ये सफल भी हुआ। इसके जो कानून थे वो सख्त थे, मजबूत प्रशासन था, और सीमाओं की सुरक्षा और सेना को जो मजबूत है इसने बनाया था। तो बलबन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। अब जब वो सत्ता पर बैठा था अपनी सेना को मजबूत किया और मंगोलों के आक्रमण से सफलतापूर्वक अपने राज्य को बचाया था। तो ये यहाँ पे आंसर है, बलबन 1266 में बैठा था दिल्ली की सत्ता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्काने चहलगानी का विनाश किसने किया है? तो यहाँ पे आंसर होगा बलबन ने किया है। अब देखो, तुर्काने चहलगानी नामक शक्तिशाली अमीरों के समूह का विनाश बलबन ने किया है। इसको बनाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। इसका अगर खात्मा की पूछे तो ये बलबन ने इस तुर्काने चहलगानी को विनाश कर दिया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, बनाया किसने था और ख़त्म किसने करवाया था। नेक्स्ट है, सीरी नामक जो एक नया शहर है किसने बनाया था? तो बलबन ने बनाया था। बलबन ने सिजदा, जिसको घुटनों के बल झुकना, और पैबोस, पांव चूना की जो प्रथा है उसकी शुरुआत बलबन ने ही की थी। नौरोज़, जो कि फारसी साल का एक पहला दिन होता है, उसे दरबार में मनाने की जो प्रथा है वो किसने की थी? तो बलबन ने ही की थी। तो यहाँ से आप इतनी सारी क्वेश्चन याद कर सकते हो। देखो, सिजदा और पैबोस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नौरोज़ जो है फारसी का जो साल है, पहला साल, वो होता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने ही अपने दरबार में मनाने की शुरुआत की थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तुर्काने चहलगानी का अगर विनाश पूछे तो वो किसने किया था? बलबन ने किया था। सीरी नामक जो नया शहर है उसको किसने बसाया था? तो बलबन ने ही बसाया था। तो इतने सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आप ये याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे और रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो यहाँ पे आंसर है बलबन ने लोह और रक्त की जो नीति है वो अपनाई थी। देखो, दिल्ली की रक्षा के लिए लोह और रक्त की जो नीति है, जिसको आयरन एंड ब्लड पॉलिसी कहते हैं, वो बलबन ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन ये बलबन के दरबार में रहते थे। अब देखो, अमीर खुसरो और अमीर हसन, बलबन उसके दरबार में रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने उलूग खां की जो उपाधि है वो किसको दी थी? तो यहाँ पे आंसर है नासिरुद्दीन को दी थी, क्योंकि ये इसका दामाद भी था। और इसने, बलबन ने आराम शाह को हटाकर नासिरुद्दीन को दिल्ली की सत्ता पे बिठाया था। और खुद ये नाम मात्र का शासक था, लेकिन इसकी आड़ में कौन करता था पूरा शासन? तो ये बलबन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दामाद नासिरुद्दीन महमूद को उलूग खां की उपाधि देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश कब से कब तक दिल्ली की गद्दी पर था? तो यहाँ पे आंसर है जो खिलजी वंश है वो 1290 से 1320 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यानी कि 30 सालों तक इसने राज किया था दिल्ली की सत्ता पे। अब देखो यहाँ पे,
जलाउद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 से 1296, यानी कि 4 साल तक इसने शासन किया। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे फेमस अगर शासक पूछे तो यही है। 1296 से 1316 तक ये रहा था। फिर शहाबुद्दीन उमर 1316 में ये रहा था, इसने 1 साल तक सिर्फ राज किया। मुबारक खिलजी 1326 से 1320 तक ये शासन करता है। खुसरो शाह 1320 में आता है और 1 साल का इसका शासनकाल है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, तो यहाँ पे आंसर है जलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, इसका संस्थापक था। ये दिल्ली की गद्दी पर 13 जून 1290 को बैठता है। इसकी राजधानी पूछे तो ये किलोखरी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सत्ता पर कब बैठता था, तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है अलाउद्दीन खिलजी से। 1296 में ये दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। जलाउद्दीन की हत्या इसके भतीजे और दामाद यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ही करता है 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर 22 अक्टूबर 1296 को बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी का अगर बचपन का नाम पूछे तो यहाँ पे अली गुरशब्स इसका बचपन का नाम था, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप एमसीक्यू उठा के देख भी सकते हो जो प्रीवियस ईयर का है। ये इसका बचपन का नाम था अली गुरशब्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की जो नींव है वो किसने रखी थी, तो यहाँ पे आंसर होगा अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी थी। इसने घोड़ा दागने की जो प्रथा है और हुलिया लिखने की जो प्रथा है उसको भी लागू किया था, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में मैं करवाऊंगी वो सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ साथ के साथ आप याद कर लो, और जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लो, ताकि दोबारा आपको रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े। तो ये देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने भू राजस्व की जो दर है उसको बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर लिया था, तो यहाँ पे आंसर है आधा भाग कर लिया था, यानी कि 50% इसने कर लिया था, 1/2 जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व बढ़ाकर उपज का आधा हिस्सा यानी कि 1/2 वसूल करना इसने स्टार्ट कर दिया था। खम्स, जिसको युद्ध में लूटा गया जो धन है वो कहते थे, उसका जो हिस्सा है 1/4 से 3/4 कर दिया। व्यापारियों को कम तौलने और धोखाधड़ी करने वालों को मांस काटने का आदेश दे दिया गया। तो ये इतना क्रूर था कि जो भी धोखाधड़ी करेगा, अगर व्यापारी है वो कम तौलेगा तो उसका मांस काट लिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल नियंत्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि मूल नियंत्रण की जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे फेमस अगर बोले जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही है। आप इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो याद कर सकते हो। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था, तो यहाँ पे आंसर है बी, मलिक काफूर को भेजा था। अब ये कौन है मलिक काफूर? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1299 में गुजरात विजय के दौरान खरीदा था। काफूर को खंबात शहर से खरीदा और सुल्तान के सामने पेश किया गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि ये 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसकी जो कीमत थी वो 1000 दिनार थी, इसके लिए इसको 1000 दिनारी कहा गया था। दक्षिण भारत के अगर अभियान के लिए पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था 1299 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामी वास्तुकला का जो रत्न है किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर है ए, अलाई दरवाजा। जी हाँ, कुतुब मीनार नहीं है, अलाई दरवाजा इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है इसको। अलाई दरवाजा जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कुतुब परिसर के अंदर मेहरौली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने और भी बहुत सारे जो महत्वपूर्ण निर्माण है वो करवाए थे। से फेमस है जामियत उल मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला और हजार खंबा महल। ये जितने भी आपके निर्माण कार्य हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको 4-5 शासक दे देगा, यहाँ पे आपको निर्माण कार्य दे देगा, या फिर जो भी निर्माण मस्जिद है, मकबरे हैं, और आपको यहाँ पे मैच करना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टाइम टेकिंग होता है आपके एग्जाम में। तो आपको अगर चीज़ें याद होगी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप डायरेक्टली पता कर सकते कि अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, सिरी का किला भी बनाया था, हजार खंबा बनाया था, और जामियत उल मस्जिद है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही निर्माण इसका करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी की जो उपाधि है दिल्ली के किस शासक ने ली थी? तो यहाँ पे आंसर है सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी को ही कहते हैं, इसने ये उपाधि ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी, जिसका मतलब है दूसरा सिकंदर, यानी कि एक महान विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अलाउद्दीन का दीवाने रियासत कौन था? तो यहाँ पे आंसर है मलिक याकूब अलाउद्दीन का दीवाने रियासत था। अब ये कौन होता है? देखो, याकूब अलाउद्दीन का दीवाने रियासत था। परवाना नवीस नामक जो अधिकारी है वस्तुओं के लिए परमिट जारी करता था। तो यहाँ पे ये भी याद रखना, बारीद हर बाजार में एक अधिकारी था जो कि निरीक्षण करता था बाजार का, कि कोई अगर धोखाधड़ी करता है या फिर कम तौलता है तो उसका मांस काट लेना। ये सभी जो खबर है कौन देता था? तो ये बारीद है, ये अलाउद्दीन को देता था। उसके बाद ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो एक्शन लेता था उसके खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी किस किताब से मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने रेलवे का एग्जाम देखा होगा तो बहुत बार ही रिपीटेड क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आंसर होगा तारीख फिरोज शाही। जी हाँ, यहाँ पे तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति है उसकी जानकारी मिलती है। अब ये देखो, अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति है उसकी जानकारी तारीख फिरोज शाही में मिलती है। देखो, खज़ेनुल फतूह किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो की कृति है। रहला इब्न बतूता की है। फतह उल सल्तीन किसकी कृति है? तो ये इसामी की कृति है। तो ये आप याद रखो ना रखो, लेकिन आप एक तो अमीर खुसरो की कृति याद रखना, एक इब्न बतूता की याद रखना, और एक तारीख फिरोज शाही जो है वो याद रखना। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, अलाउद्दीन के द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन से थे? तो यहाँ पे आंसर है ए चरई और जो गढ़ी कर है अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। अब देखो ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने चराई और गढ़ी ये 2 कर लगाए थे। शानाए मंडी क्या होता था? तो यहाँ पे खादान की बिक्री के लिए सामान लाया जाता था। सराय अदल क्या होता था? तो ये वो वस्तुएं जिससे शक्कर, जड़ी बूटियां और तेल, ये जितनी चीजें हैं उनसे निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनकी बिक्री के लिए यहाँ पे लाया जाता था। अब ये लाइन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनाम और वक्फ के अंदर, अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई जो भूमि है उसको वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। तो ये काम किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। तो इसी के लिए मैंने आपको बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शासक होता है खिलजी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में किसने भारत पर 6 बार आक्रमण किया है? तो यहाँ पे आंसर है मंगोलों ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी के काल में 1297 से 1306 तक मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया है। अलाउद्दीन ने अपनी सशक्त सेना और कड़ी सुरक्षा के बल पर हर बार मंगोलों को रोक दिया। जैसे बलबन ने रोका था अपनी सेना और कड़ी सुरक्षा के वजह से, वैसे ही अलाउद्दीन ने भी वो प्रणाली अपनाई थी और अपनी सेना को इतना सशक्त बनाया था, कड़ी सुरक्षा करी थी, जिसके कारण जो मंगोल है वो कभी भी आक्रमण नहीं कर पाए थे। 6 बार उन्होंने प्रयास किया था उसके शासनकाल में। तो ये यहाँ से आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो क्या था? तो यहाँ पे आंसर है अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। जी हाँ, मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का मूल यानी कि जो असली नाम है वो यही था। अब देखो, अमीर खुसरो के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसका जो असली नाम था वो मोहम्मद हसन था। जन्म था 1250 में, उत्तर प्रदेश के बदायूं में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आप अगर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर तो पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से अच्छे से तरीके से देख लो, याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार और तबला इसका आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे आंसर होगा अमीर खुसरो ने किया। जी हाँ, इन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। भारत में कव्वाली गायन को अगर प्रचलित यानी कि फेमस करने का श्रेय किसको जाता है? तो अमीर खुसरो को ही जाता है। संगीत, साहित्य और कविता में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया।
हिंदी की खड़ी बोली को विकसित करने का काम किसने किया? तो अमीर खुसरो ने ही किया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिंदी की जो खड़ी बोली है उसको किसने विकसित किया? तो अमीर खुसरो ने किया। कव्वाली गायन को प्रचलित किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। और तबला और सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने ही किया। तो ये इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। अब देखो नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो यहाँ पे आंसर होगा सी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब ये कौन है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में ही गद्दी पर बैठा था। इसने खुद को खलीफा की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि खलीफा की उपाधि दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने अपने आप को दी थी? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने दी थी। मुबारक खिलजी को नंगे पुरुषों और स्त्रियों की संगत पसंद थी। कभी कभी वो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आता था। तो ये सभी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, इसके लिए मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबारक खान की हत्या किसने कर दी? तो यहाँ पे आंसर है, खुसरो खान ने मुबारक खान की हत्या कर दी। अब देखो खुसरो खान कौन है, यहाँ पे देखो, मुबारक खिलजी के वजीर, यानी कि जो खुसरो खां है वो मुबारक खिलजी का वजीर था। इसने इसकी हत्या 15 अप्रैल 1320 को कर दी थी। उसके बाद खुसरो खां दिल्ली की गद्दी पर बैठकर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ले ली। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पैगंबर की सेनापति की उपाधि लेकर कौन सा शासक दिल्ली की सत्ता पे, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो यहाँ पे आंसर होगा, खुसरो खां बैठा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक है, उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अब देखो यहाँ पे, खुसरो खां को पराजित कर और उसको मारकर गाजी मलिक यानी कि गाजी गियासुद्दीन तुगलक सितंबर में गद्दी पर बैठा था। अमीरों की छीनी गई जो जमीन थी वो वापस कर दी गई। कुओं और नहरों का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही था। तुगलकाबाद नामक एक नया नगर किसने बसवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसवाया था। ये एक रोमन शैली से निर्मित है, यानी कि जो तुगलकाबाद है ये रोमन शैली से निर्मित है और इसको क्या कहते हैं? 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे कार्य गियासुद्दीन तुगलक ने किए थे और ये पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था और इसी चलते इसको नहर निर्माता भी कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूना खां नाम से दिल्ली का शासक कौन था? तो यहाँ पे जूना खां किसका नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ही जूना खान था। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक उलुग खां यानी कि जूना खां के नाम से दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। मध्यकाल का सबसे अगर पूछे कि अधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। उसके शासनकाल में कई नवाचार हुए, यानी कि नई नई चीजें इसने एक्सपेरिमेंट किया था अपने शासनकाल में, लेकिन ये कई निर्णय इसके असफल भी हुए थे। शासन में कई बड़े प्रयोग जैसे कि टोकन मुद्रा, राजधानी परिवर्तन और कर सुधार, ये सभी काम इसने किए थे, जिसमें से कुछ सफल रहे और कुछ असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसे रक्त पिपासु कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। ये विद्वान भी था, शिक्षित भी था, लेकिन इसको रक्त पिपासु, पागल भी कहते थे। अब क्यों कहते थे वो देख लो। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी सनक भरी योजनाओं के कारण स्वप्नशील शासक कहा जाता था, जो दिन में सपने देखता था। उसके कई निर्णय कठोर थे, इसके लिए उसे क्रूर, रक्त पिपासु कहा गया। दूसरों के सुख दुख के प्रति उसकी उपेक्षा के कारण उसको निष्ठुर और पागल प्रवृत्ति वाला जो शासक है वो कहा गया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रक्त पिपासु या स्वप्नशील शासक किसको कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही की स्थापना की थी। अब ये देखो, अमीर कोही कृषि के विकास के लिए बनाया गया था, एक नया विभाग था जिसमें पहाड़ी और कठिन इलाकों में खेती सुधारने का काम किया जाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अमीर कोही क्या होता है? तो कृषि के विभाग के लिए बनाया गया एक विभाग था। दूसरा है कि अमीर कोही किसने बनवाया था? तो यहाँ पे आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी देवगिरी से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो यहाँ पे आंसर है सी, दौलताबाद कर दी गई थी। अब देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखो,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी और उसका नया नाम रख दिया दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स किसने कहा है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड थॉमस ने कहा है। अब देखो यहाँ पे एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि इसको दी। इसने सांकेतिक यानी कि टोकन मुद्रा में कांसा और तांबे की धातु के सिक्के चलवाए थे और इसी के लिए इसने, जो एडवर्ड थॉमस है, इन्होंने प्रिंस ऑफ मनियर्स की जो उपाधि है किसको दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत कब आया था? तो यहाँ पे आंसर होगा 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। किसके काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में आया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का जो यात्री है इब्न बतूता 1333 में भारत आया। उसने अपनी पुस्तक रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीनामा किसकी कृति है? तो यहाँ पे आंसर होगा जिया नक्शबी की तूतीनामा कृति है। अब देखो यहाँ पे तूतीनामा जिया नक्शबी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध फारसी कृति है। इसमें तोते के द्वारा सुनाई गई 52 कहानियों का संग्रहण मिलता है। उसकी पुस्तक तूतीनामा में एक तोते के द्वारा एक ऐसी विहारिणी नायिका की कहानी सुनाई जाती है जिसका पति यात्रा पर गया हुआ था। ये कृति तुगलक काल में संस्कृत कथाओं के फारसी अनुवाद के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो ये आप यहाँ से याद रखना कि जो तूतीनामा है वो किसकी कृति है? तो जिया नक्शबी की ये कृति है जिसमें 52 तोतों के द्वारा कहानी जो सुनाई गई है उन सभी का संग्रह है। तो ये दो चीज़ आप यहाँ से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पे आंसर होगा 1351 में हुई थी। 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोदल में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से ठट्टा नामक जो जगह है वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में मृत्यु हो गई थी। तो ये यहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हो और बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर आपने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लगाए हैं प्रीवियस ईयर के तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक मैंने करवाए हैं। इसके अलावा कोई अगर अदर बुक से आपने प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो भी आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले होंगे। तो इसी के लिए मैंने हर एक क्वेश्चन को इसमें ऐड ऑन किया है ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। अगर आपने अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा नहीं है, टच भी नहीं किया है, तो आपने अगर हमारी ये वाली वीडियो देख ली तो आपके लिए रामबाण ये वाली वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसके बाद कोई भी एक टॉपिक, सिंगल एक टॉपिक भी नहीं बचेगा। मैंने पूरा जड़ से ही खत्म कर रखा है इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरी और बुक्का किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के हरी और बुक्का जो है वो समकालीन थे। अब ये कौन थे? देखो, संगम वंश में हरि और बुक्का नाम के जो दो भाई हैं 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसी काल में अलाउद्दीन बहराम शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो ये दो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनाया था? तो यहाँ पे आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनाया था। अब इसके कुछ और जो काम है वो भी देख लो कि क्या क्या इसने निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया था, लेकिन ये शिष्य किसका था? तो शेख अलाउद्दीन का ये शिष्य था। मुल्तान के शेख रुकनुद्दीन के लिए मकबरा भी इसने बनाया था। अजोधन में इसने शेख मुल्तान की कब्र का निर्माण भी करवाया था। साथ में वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। तो ये पहला ऐसा सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो यहाँ पे आंसर है 1351 में ही बैठा था। खलीफा से उसे कासिम अमीर उल मुमिनीन की उपाधि उसको मिली थी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक को ये उपाधि मिली थी। 1351 में वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसका जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था? तो ठट्टा के नज़दीक ही हुआ था, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ही था। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करी हैं इसने अपने जीवन काल में। अपने शासन काल में इसने 24 कठोर कर समाप्त कर दिए, ये इंपॉर्टेंट है। केवल 4 कर लागू रखे थे इसने, जिसमें खराज, खुश्म, जजिया और जकात, ये 4 इसने रहने दिए। इसके अलावा जो 24 कठोर कर थे वो सभी इसने समाप्त कर दिए। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक यही था।
इसने नई एक सिंचाई कर लागू किया जिसका जो उपज है वो 1/10 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार शहर की जो स्थापना है वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब देखो, फिरोज शाह ने 300 नए नगर बसाए थे, जिसमें से हिसार, दिल्ली का फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा इसने फिरोज शाह कोटला जो दुर्ग है उसका भी निर्माण करवाया था, और उसके साथ इसने अशोक के अभिलेखों को जो टोपरा और मेरठ में है उसको दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। तो ये सभी जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज को संरक्षण किसने दिया था? तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी को और शम्स सिराज को संरक्षण दिया था। अब ये दोनों देखो, फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज दोनों को संरक्षण अपने दरबार में दिया था। दलाइते फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर होगा अपाउद्दीन ने दलाइते फिरोज शाही की रचना की थी। अब ये कौन है इसके बारे में देखो, ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी में अनुवाद उपायुद्दीन ने दलाइते फिरोज शाही के नाम से किया था। फिरोज शाह ने दीवाने खैरात की स्थापना की थी, जो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए बनाया गया था। और इसने चांदी और तांबे के जो सिक्के हैं जिसको अद्दा और विख कहा जाता था वो भी चलवाए थे। तो यहाँ पे अपाउद्दीन ने दलाइते फिरोज शाही की जो फारसी अनुवाद है इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अब देखो, ये जो मकबरा है उसको किससे तुलना करते हैं? तो यरूशलेम में बनी उमर की जो मस्जिद है उससे इसकी तुलना की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1398 में तैमूर लंग ने इसी के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था, और इसी समय मलिक कुशार की जो उपाधि लेकर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया है? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था, 1398 में किया था। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो यहाँ पे आंसर होगा सैयद वंश आया था। अब देखो, सैयद वंश 1414 से 1451 में तुगलक वंश के बाद आया, जो कि दिल्ली सल्तनत का चौथा और सबसे छोटा वंश था। इसका जो कुल शासनकाल है वो 37 साल का रहा। खिज्र खां सैयद वंश की इसने स्थापना की थी, जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। अब देखो, खिज्र खां किसका सेनापति था? तो ये तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग जब भारत से लौट रहा था तो उसने मुल्तान, लाहौर और दीपलपुर का शासक खिज्र खां को नियुक्त किया था। खिज्र खां तैमूर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाहरुख को नियमित रूप से कर भेजता था। खिज्र खां खुद को सुल्तान नहीं कहता था, वो केवल नायब के रूप में शासन करता था। वो किसको मानता था? तो तैमूर लंग को सब कुछ अपना मानता था, और उसी के लिए वो यहाँ पे शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो यहाँ पे आंसर है मुबारक शाह। शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की जो सिंहासन है उस पर बैठा था। यहाँ पे देखो, खिज्र खां का पुत्र है मुबारक शाह। खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और इसने मुबारकाबाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख मुबारक शाही में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये मुबारक शाह किस शासन से रिलेट करता है, किस वंश से रिलेट करता है? तो सैयद वंश से करता है। तो किस वंश की जानकारी मिलेगी? तो सैयद वंश की ही जानकारी मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर है। देखो, तारीख मुबारक शाही सरहिंद की कृति है, जिसमें सैयद वंश की जानकारी मिलती है। देखो, सरहिंद की जो कृति है वो है तारीख मुबारक शाही। मुबारक शाह ने यहीना बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। यानी कि जो सरहिंदी है, जो कि बहुत फेमस राइटर थे, लेखक थे उस टाइम पे, यानी कि जो सरहिंदी है वो किसके शासनकाल में थे, किसके दरबार में रहते थे? तो मुबारक शाह के दरबार में ही रहते थे, और इन्होंने ही तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश की जानकारी लिखी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? तो यहाँ पे आंसर होगा आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक था।
दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। अब देखो इसके बारे में, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। लोधी वंश दिल्ली पर अफगान राज्य के रूप में शासन करने के लिए स्थापित किया गया था, यानी कि ये अफगानी थे। 1451 से 1526 तक के इनका शासनकाल रहा था। सबसे पहले आया बहलोल लोधी, इसने स्थापना करी थी। कब कब की थी? 1451 में की थी। और कब तक रहा? तो 1489, यानी कि 1489 तक ये शासनकाल इसका रहा। फिर उसके बाद आया इसका बेटा सिकंदर लोधी, वो 1489 से 1570 तक इसने शासनकाल किया। इसके बाद आया इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526 तक इसका शासनकाल रहा, यानी कि 3 यहाँ पे शासक हुए हैं और तीनों ने यहाँ पे अपना अपना कार्यकाल पूरा किया। अब देखो यहाँ पे इनके बारे में, लोधी वंश की जो स्थापना है वो किसने की है? तो यहाँ पे आंसर होगा बहलोल लोधी ने की है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 19 अप्रैल 1451 को की। बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण कर ये दिल्ली की सत्ता पर बैठा था। बहलोल लोधी ने अपने शासनकाल में बहलोल के सिक्के चलवाए थे और अपने सरदारों को मकसद आला कहकर ये पुरस्कृत करता था, यानी कि सम्मान करता था। और ये ऐसा शासक था जो जब इसके सरदार खड़े होते थे तो ये भी उनके साथ खड़ा होकर उनको सम्मान देने लग जाता था। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आप देख लेना कि बहलोल सिक्के किसने चलाए? तो बहलोल लोधी ने चलाए थे। और बहलोल शहगाजी की उपाधि धारण करके ये दिल्ली की सत्ता पर बैठा था 1451 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो यहाँ पे आंसर है कि 1489 में दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोधी बैठा था। अब ये कौन है? देखो, निजाम खान ने सुल्तान सिकंदर लोधी का मूल नाम पूछे तो वो निजाम खान था। इसने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 17 जुलाई 1489 को ये बैठा था। गुलरुखी किसकी कृति है? तो यहाँ पे आंसर होगा सिकंदर की कृति है ये। गुलरुखी शीर्षक से फारसी में काव्य लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी ही था। सिकंदर लोधी ने आयुर्वेद के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया, जिसे फरहाने सिकंदरी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? तो यहाँ पे आंसर है आगरा को बनाई। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नई राजधानी भी उसने आगरा के रूप में ही इसको चुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने से रोक लगाया था? आंसर होगा सिकंदर लोधी ने ये रोक लगाया था। स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर रोक किसने लगाया था? सिकंदर लोधी ने लगाया था। मुसलमानों के लिए ताजिया पर भी प्रतिबंध किसने लगाया था? सिकंदर लोधी ने ही करवाया था। सिकंदर लोधी ने ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति है उसको तोड़कर उसके टुकड़े कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिए थे। तो ये सभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप एक बार देख लो इन सभी क्वेश्चन को, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये चीज़ें मैंने आइडेंट कर रखी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी जो मंदिर है उसकी मूर्ति किसने तोड़वाई थी? तो सिकंदर लोधी ने तोड़वाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई है? 1517 में इसकी मृत्यु हो गई थी। गले की बीमारी के कारण इसकी 1517 में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था? तो यहाँ पे इब्राहिम लोधी ये हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था। 1517 में ये इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की सत्ता पर बैठता है और यही जो हिंदू त्योहारों हैं उनको मनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मियाँ भोइया ने मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब ये देखो, दिल्ली का ये मोठ मस्जिद है, इसका निर्माण सिकंदर लोधी के मियाँ भोइया ने 1505 में करवाया था। ये इसका वजीर था, यानी कि प्रधानमंत्री था सिकंदर लोधी का, और इसने मियाँ मस्जिद यानी कि मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था 1505 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? तो यहाँ पे आंसर होगा दौलत खान लोधी ने दिया था। अब ये कौन है? पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी का जो चाचा था आलम खां, इन दोनों ने मिलकर बाबर को निमंत्रण दिया कि आप भारत आओ और भारत पे हमला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? तो यहाँ पे आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 में होती है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की जो निर्णायक लड़ाई है वो होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में मारा गया और दिल्ली की सतह पर एक नया मुगल वंश, इसकी स्थापना किसने की? तो बाबर ने इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे आंसर होगा ए, देवल है वो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। दिल्ली सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में क्या प्रसिद्ध था? तो देवल प्रसिद्ध था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित थे? तो यहाँ पे आंसर है कुरान और हदीस पर। ये जो दिल्ली सल्तनत के कानून है वो आधारित थे। अब ये क्या है देखो, कानून शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित थे। मुस्लिम कानून चार, उसके चार स्रोत थे, एक कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, ये चार स्रोत थे कानूनों के। सुल्तान सप्ताह में 2 बार न्याय देने दरबार में बैठता था। तो ये यहाँ पे चार जो स्रोत है वो याद कर लेना। और शरीयत और कुरान, हदीस, इन सभी पे दिल्ली सल्तनत का जो कानून है वो आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कर है वो क्या था? तो यहाँ पे आंसर है जकात, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। अब देखो यहाँ पे जकात मुसलमानों पर धार्मिक आमदनी और संपत्ति पर लिया जाने वाला जो कर है वो था। खराज क्या था? जमीन पर लिया जाने वाला जो कर है, मुख्य रूप से कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर था। उश्र था, फसल की आय पर 1/10 हिस्सा मुसलमानों किसानों से लिया जाता था। और खम्स क्या है? कुछ आय या युद्ध की जो लूट है उसका 1/5 हिस्सा विशेष अवसर पर लिया जाता। जजिया गैर मुसलमानों धर्म के अनुसार, ये जो गैर मुसलमान है उन पर लगाया जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब देखो दिल्ली सल्तनत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसका उद्देश्य था कि जनता के लिए सड़कें, पुल, जलाशय और कुएं, इन सभी का सार्वजनिक निर्माण करवाना था। फिरोज शाह ने मस्जिदें, बावड़ी, धराशय और गलियारों का निर्माण करवाया था। किसानों और लोगों के लिए सिंचाई के जो साधन है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने इसका इंतजाम किया था, इसकी व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के पत्राचार से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो कहाँ रखी जाती थी? तो यहाँ पे आंसर होगा ए, दीवाने इंशा में रखी जाती थी। अब ये क्या है? राज्य के पत्राचार से संबंधित जो वस्तुएं हैं दीवाने इंशा में रखी जाती थी। और इसे संभालने वाला जो अधिकारी है, जो दूत है, उसको क्या कहते थे? तो बरीद कहते थे। क्वेश्चन है सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली जो मशीन है उसको क्या कहते थे? तो यहाँ पे आंसर होगा मंगलिक और अर्रात, यानी कि बी और सी दोनों ही यहाँ पे आंसर है। मांगलिक और अर्रात दोनों ही गोला फेंकने वाली जो मशीन है उसको कहते थे। अब इसके बारे में देखो, सुल्तान की जो स्थायी सेना है उसको खारसेल कहते थे। गोला फेंकने वाली जो मशीन है उसको क्या कहते थे? मंगलिक और अर्रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत काल में किसके शासन काल में अमीर प्रभावहीन हो गए थे? तो यहाँ पे आंसर है बलबन के काल में हो गए थे। इसने तुर्काने चहलगानी यानी कि 40 सरदारों का जो समूह है उसको खत्म कर दिया था। और उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने की थी। अब देखो अमीरों का जो वर्चस्व है सल्तनत काल में सबसे ज्यादा कब हुआ था? तो लोधी वंश में हुआ था। और उसमें भी कब? तो बहलोल लोधी के टाइम में हुआ था। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों ही इन दोनों के ही काल में अमीरों को जो प्रभाव था वो पूरी तरह से कम हो गया था। सल्तनत काल में मजलिसे खलवत है वो किसको कहा जाता था? तो यहाँ पे मजलिसे खलवत है वो यहाँ पे मंत्री परिषद को कहा जाता था। देखो मंत्री परिषद को मजलिसे खलवत कहा जाता था। मजलिसे खलवत में मजलिसे खुलवत की बैठक होती थी। बारे खास सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को बुलाता था, वहाँ पे बैठा करता था। बारे आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग संपन्न करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था, किसको कहा जाता था? तो यहाँ पे पेंशन विभाग को दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था। देखो वजीर संपूर्ण प्रशासन का जो प्रमुख है वो था। मुशरिफ मुशरिफ ममालिक क्या था? तो राजस्व विभाग का जो प्रमुख है उसको कहते थे। मजूमदार प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त जो आय और व्यय है उसका लेखा जोखा रखता था। खजीन कोषाध्यक्ष था, उधार दिए गए जो धन है उसका हिसाब रखता था। आरिज ममालिक दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग का जो प्रमुख है आरिज ममालिक था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग और दान विभाग का जो प्रमुख है वो था। काजी उल कजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। बरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। और दीवाने खैरात दान विभाग का प्रमुख था। तो ये जो टर्म है इसलिए मैंने ऐड ऑन कर दिया कि ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि पूर्व उत्तर पूर्व ईरान है उस पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यहाँ ए 1219 में किया था। अब देखो चंगेज खां का आक्रमण 1219 में हुआ था। चंगेज खां ने 1206 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। 1219 में उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया और ख्वारज़्म शाह को हरा दिया। इल्तुतमिश ने चंगेज खां को भारत में घुसने से रोका था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को जिले इलाही की उपाधि दी थी, यानी कि किसने दी थी जिले इलाही की उपाधि? तो यहाँ पे आंसर होगा बलबन ने दी थी। अब इसके बारे में देखो, बलबन ने उपाधि ली थी जिले इलाही, जिसको अगर हम हिंदी में समझे तो वो है अल्लाह की छाया, इसको कहा जाता है। स्वयं को अफरासियाब यानी कि प्रसिद्ध ईरानी सम्राट का जो वंशज है वो कहता था खुद को। उपाधि इसने नियाबत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का उप प्रतिनिधि ये अपने आप को देता था। तो ये सभी चीज़ें बलबन से रिलेटेड हैं, आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो यहाँ पे सोमनाथ था। अब देखो इसके बारे में, महमूद गजनी का जो अंतिम आक्रमण था सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है 1025 में हुआ था। अब देखो अन्य उसने भारत पर उसका 16वां और आखिरी जो आक्रमण है वो था। और अन्य आक्रमण कौन कौन से जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एक तो मुल्तान का 1006 में किया था, फिर मथुरा में 1018 में किया था, और उसके बाद कन्नौज में 1021 को किया था, और कालिंजन में इसने 1023 में इसने आक्रमण किया था, और लास्ट इसने 16वां आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है 1025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे आंसर होगा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। देखो स्थान था यमुना नदी के तट, 1194 में लड़ाई थी, जयचंद गढ़वाल वंश का था और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, और इस युद्ध में जयचंद मारा गया था। तो 1194 में जो लड़ाई हुई थी उसमें जयचंद मारा गया था चंदावर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी भारत में किसके माध्यम से आया था, यानी कि किसके साथ आया था? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था अल बरूनी। अब इसके बारे में देखो, अल बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था, और इसकी कृतियां कौन कौन सी है? तहकीक हिंद यानी कि किताबुल हिंद, भारत में संस्कृत धर्म और समाज पर आधारित ये महान ग्रंथ है, बहुत फेमस है अल बरूनी की ये ग्रंथ। गजनवी काल में प्रसिद्ध जो दूसरा लेखक था वो भी इसके साथ आया था, वो था फिरदौसी, जिसने शाहनामा जो लिखा है फिरदौसी की कृति है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हो कि अलबरूनी और फिरदौसी दोनों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध किसने विद्रोह किया और बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, तुगरिल बेग ने ये काम किया था। अब ये कौन है? देखो, तुगरिल बेग बंगाल का गवर्नर था, उसने 1269 में विद्रोह किया और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया। बलबन की जो सेना है उसने तुगरल बेग को मार दिया। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि जो तुगरल बेग है उसने विद्रोह किया था और एक नए बंगाल में जाके स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1197 से 98 में बदायूं पर किसने कब्जा किया और इल्तुतमिश को वहां पर पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया? तो यहाँ पे सीधा सा आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और वहीं पे इल्तुतमिश जो है वो उसका गवर्नर था बदायूं का, जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो। ऐबक ने 1197 से 98 में बदायूं को जीता, और इल्तुतमिश जो कि इसका गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये इल्तुतमिश को पहला मुस्लिम गवर्नर बनाया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश ने ऐबक के बेटे आराम शाह को हराकर सत्ता जीत ली। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। पहले कहाँ था? तो लाहौर में था। निज़ाम उल मुल्क उसका वजीर था, वित्त विभाग देखता था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली संगठित की और इसने चहलगानी यानी कि 40 तुर्की अमीरों का जो समूह है इसका निर्माण करवाया था। तो ये सभी चीज़ें आपका इल्तुतमिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ऐड ऑन हो गए हैं यहाँ पे, आप यहाँ से देख के याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रकार की स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो यहाँ पे आंसर है इंडो इस्लामिक वास्तुकला है। कुतुब मीनार कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में स्थित है। 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर यानी कि 5 मंजिल इसमें इमारतें हैं। दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी हुई अगर मीनार है तो यही है। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 3 मंजिलें इल्तुतमिश ने बनवाई थी, यानी कि 4 मंजिल तक इसने बनवाई थी, और 5वीं मंजिल किसने बनाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल कुतुब मीनार है उसकी बनाई थी। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद कर सकते हो। यहाँ से पूरा ही आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा कि किसने कौन कौन सी मंजिल बनवाई थी कुतुब मीनार की।
मिन्हाज सिराज किस सुल्तान के शासनकाल में इतिहासकार था? तो यहाँ पे मिन्हाज सिरहार है वो यहाँ पे आंसर होगा, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में इतिहासकार था। तबाकात नासिरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज ये किसके दरबार में थे? तो इल्तुतमिश के वहीं पे रहते थे। इसने नसरुद्दीन कुबाचा, इल्तुतमिश और रजिया के दरबार में सेवा की और उसने माना कि रजिया अपने भाइयों में सबसे अधिक योग्य है। तो ये इसने अपने बुक में लिखी थी, तबाकात ए नासरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद और मीनार किस शताब्दी के अंतिम दशक में बनाया गया था? तो यहाँ पे आंसर होगा डी, यहाँ पे आंसर है 12वीं शताब्दी के एंड में बनाया गया था। कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद और मीनार का निर्माण 1192 से 1198 तक हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। ऐबक ने 2.5 दिन का जो झोपड़ा जो कि अजमेर में है उसका भी निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे आंसर होगा 12वीं शताब्दी के शताब्दी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे आंसर होगा सी, 73 मीटर है। देखो, ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में शुरू किया था। लाल व भूरे बलुआ पत्थर से ये बनी है। इसकी 5 मंजिल की इमारत है जिसकी जो ऊंचाई है वो है 72.5 से 73 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का वजीर कौन था? तो यहाँ पे आंसर होगा निज़ाम उल मुल्क जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था, यानी कि प्रधानमंत्री था। ये जो निज़ाम उल मुल्क जुनैदी है वो वजीर था इल्तुतमिश का, यानी कि प्रधानमंत्री था। इल्तुतमिश के समय वजीर यानी कि प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे आपको वजीर का मतलब पता चल गया कि वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है और ये सल्तनत काल में इम्पॉर्टेंट एक पद था। रजिया के खिलाफ विद्रोह का समर्थन इसने किया था। रजिया ने नया वजीर ख्वाजा मोइजुद्दीन नियुक्त किया था और इसको हटा दिया था। जो कि गैर तुर्की था, वो रजिया के दरबार में उसके पास महत्वपूर्ण एक पद था जो रजिया ने ही उसको प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया अंत में? तो यहाँ पे आंसर होगा डी, लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश भी था। इसने ये काम किया। अब देखो, 1469 में बहलोल लोधी ने जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया। बहलोल लोधी के पुत्र मुबारक शाह को जौनपुर का वॉइसरॉय यानी कि गवर्नर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1206 से 1290 तक प्रारंभिक जो तुर्की शासकों का जो सही कालक्रम है वो क्या है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर रजिया आई। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर ए ही इसका सही आंसर है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन गद्दी पर बैठा, इसने स्थापना करी गुलाम वंश की, फिर इल्तुतमिश आया, फिर इसकी बेटी रजिया सुल्तान आई। गुलाम वंश का जो क्रम है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर रजिया आई, फिर बहराम शाह आया, फिर महमूद शाह आया, नासरुद्दीन महमूद आया, फिर बलबन आया और फिर कैकू बाद आया और उसके बाद क्यूमर्स आया था, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? तो खिलजी वंश की जो संस्थापक है गियासुद्दीन खिलजी, उसने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने किस किले में बंदी बनवाया था? तो यहाँ पे आंसर होगा, तो यहाँ पे आंसर है किला मुबारक, जो कि भटिंडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन, किला मुबारक भटिंडा, रजिया सुल्तान को यहाँ पे बंदी बनवाया गया था। मलिक अल्तुनिया भटिंडा गवर्नर ने रजिया की अधीनता नहीं मानी। रजिया याकूत के साथ उसके विरुद्ध हो गई थी। अल्तुनिया ने याकूत को मारकर रजिया को कैद कर लिया और बाद में अल्तुनिया ने रजिया से विवाह कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने दिल्ली सल्तनत के किस विभाग का पुनर्गठन किया था? तो यहाँ पे आंसर होगा सी, दीवाने अर्ज का इसने पुनर्गठन किया था। अब ये क्या है? देखो, दीवाने अर्ज का जो गठन है ये बलबन ने किया था। ये क्या था? तो सैन्य विभाग था जो बलबन ने किया था। दीवाने मुस्तखराज का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने रिसालत क्या है? तो ये एक धार्मिक विभाग है। दीवाने इश्तियाक किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यानी कि दीवाने रिसालत और दीवाने इश्तियाक ये दोनों फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और दीवाने अर्ज, जिसको सैनिक विभाग कहते हैं, उसका निर्माण बलबन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदरबरदाई की कौन सी कृति पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा और प्रेम कथा को दर्शाती है? तो यहाँ पे आंसर है पृथ्वीराज रासो चंदरबरदाई की कृति है। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको ये तीनों ही बुक चाहिए,
ये हमारी 3 ई बुक है, रामबाण स्टैटिक जीके, ईयरली करंट अफेयर है और साइंस का जो हमारा चैप्टर वाइज है वो है। 5100 आपको टीसीएस के क्वेश्चन स्टैटिक जीके में मिलने वाले हैं, 5000 प्लस आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं करंट अफेयर में, 60 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं और 5000 टीसीएस के क्वेश्चन है वो साइंस का चैप्टर वाइज है। जैसे कि नाम है रामबाण, वैसे ही इसका काम है सबसे बेस्ट। और अगर कंटेंट के मामले में बोले तो सबसे नंबर 1 पे हमारी ये जो कंटेंट है वो आती है। आप इसको कैसे ले सकते हो मैं आपको बता दूं। देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से अगर आपको चाहिए आप ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको तीनों ही ई कॉम्बो के रूप में चाहिए तो 150 आप पे करना, 150 आप पे करना और आपको ये जो स्कैनर है इस पे स्कैन करके ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। विद इन 5 सेकेंड में आपको ये तीनों ही ई बुक मिल जाएगी। आप आराम से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।